बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2 से एक टॉपिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कहा जाता है। लास्ट डिस्कशन हमारी ये हुई थी कि हमने फील्ड की टाइप्स पढ़ी थी और उनमें से एक वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन की थी। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडे आइडिया, व्हेन there is a system of charges, let we have a point charge and we have a test charge taken far away from it, then there will be no interaction between the two charges. ये पॉइंट चार्ज अब उस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। फैराडे आइडिया का स्टेप 1 था। नाउ फैराडे फील्ड थ्योरी के स्टेप 2 में ये था कि इफ यू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज नियरर टू द पॉइंट चार्ज, then there will be a boundary in which the point charge start exerting force on the test charge. The measure of that force, how much strong or weak the interaction is, the electric field intensity. कि अगर हम उस टेस्ट चार्ज को लेकर आए, वो एक बाउंड्री से फोर्स लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आउटर सरफेस नियरर टू द बाउंड्री फोर्स वीक होगी, क्योंकि मैं इंटर होता जाऊंगा इनसाइड द सरफेस, नियर टू द पॉइंट चार्ज आता जाऊंगा तो फोर्स ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस बाउंड्री में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्स एग्जर्ट हो रही है। तो मेजर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड इंटेंसिटी। नाउ फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। पहले डिफाइन कर देते हैं। मेजर ऑफ फोर्स या मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेजर ऑफ फोर्स experienced by a unit positive charge in electric field is called electric field intensity. Amount of force per unit charge in electric field is called electric field intensity. Now, अगर मैं यूं कर लेता हूं, फ्राडे आइडिया को यूज कर लेता हूं, मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेता हूं, क्योंकि मैंने कन्वेंशनली इसको सोर्स कहा हुआ है। और फैराडे आइडिया के मुताबिक मैं यूं कहता हूं कि इसने स्फेरिकली एक बाउंड्री अपने गिर्द रखी हुई है, जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फैराडे आइडिया के मुताबिक अगर मैं टेस्ट चार्ज को इससे फार अवे रखता हूं, एट इन्फिनिटी रखता हूं, तो टेस्ट चार्ज पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, यानी इस रीजन में उस पे फोर्स 0 है, ठीक है। नाउ अब मैं इसे लेके आ जाता हूं इस बाउंड्री के अंदर। मैं जब पॉइंट ए पे आता हूं, एट द बाउंड्री आ जाता हूं, तो मैं देखता हूं वो पॉइंट ए इस पॉइंट चार्ज से r a डिस्टेंस पे है। इस पे कूलम लॉ के मुताबिक इस क्यू नॉट पे कोई फोर्स एक्सर्ट होगी। नाउ अगर मैं उसे पॉइंट बी पे लेके आ जाता हूं, इस पॉइंट बी पे लेके आ जाता हूं, तो अब आर बी डिस्टेंस पे वो जरा स्ट्रांगली इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि कूलम लॉ के मुताबिक डिस्टेंस कम हुआ फोर्स ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं उसे पॉइंट सी पे रख देता हूं और पॉइंट सी पे उस पे मच स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सर्ट करती है, क्योंकि आर सी सबसे लेस है। यानी अगर मेजरमेंट फोर्स की करूं तो कूलम लॉ के मुताबिक के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, तो एफ ए विल बी के क्यू नॉट ओवर आर ए स्क्वायर, एफ बी विल बी के क्यू नॉट ओवर आर बी स्क्वायर, और एफ सी विल बी के क्यू नॉट ओवर आर सी स्क्वायर। नाउ आर ए, आर बी और आर सी की रिलेशनशिप ये है कि सबसे ग्रेटर डिस्टेंस आर ए है और सबसे स्मॉलर डिस्टेंस आर सी है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक force on the point C will be much greater than the force on the point A. This measure of the force per unit charge, ठीक है, is called electric field intensity. Now, जिस वक्त हम ये ले लेते हैं ना per unit positive charge, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी एग्जिस्टेंस, जिसको हम लेके आ रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस से फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम उसे एज अ टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। यानी ये फील्ड इंटेंसिटी होगी, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। ये फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है।
ठीक है, यानी ये इसकी मेजरमेंट है कि ये कितनी एबिलिटी रखता है कि वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करे, ठीक है, और किस पॉइंट पे कितनी स्ट्रांगली एक्ट करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं। तो उस चीज को देखने के लिए यानी मैं टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा, तो टेस्ट चार्ज की डिफिनेशन ही मैं ये कर चुका हूं कि वो ऐसा चार्ज है जिसकी एग्जिस्टेंस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं इस सारे केस में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द मेजर ऑफ फोर्स। नाउ मैं वेक्टर फॉर्म में लूंगा, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, फोर्स आउटवर्ड हो जाएगी। अगर मैं सिंक चार्ज ले लूंगा तो फिर टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, फोर्स इनवर्ड हो जाएगी। तो फोर्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में है पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, लेकिन इस क्यू नॉट के साथ लिमिट हमने ये रखी हुई है कि इसकी एग्जिस्टेंस फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज एलिमेंट्री वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू एलिमेंट्री वैल्यू एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। नाउ दिस फार्मूला इज जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिस्कशन अलग से करूं, मैं इस तरह से भी इसे लिख सकता हूं कि अगर मैं इसे इस लिमिट से हटके कि मैं अगर किसी चार्ज के बारे में ये कह देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख लेता हूं E इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड मेजर ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और अगर इसी से मैं इस फोर्स को निकालूं तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कुछ रिलेशनशिप डेवलप करता हूं। E इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट, ठीक है, बट F डिपेंड्स ऑन क्यू नॉट। यानी आप जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो, फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, जो उसमें फोर्स लगती है, ठीक है, वो फोर्स उस चार्ज पे डिपेंड करती है जिसे आप लेके आ रहे हैं। यानी मैं इस रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहूं तो मैं इस रिलेशनशिप को यूं भी डेवलप कर सकता हूं, F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। अब मैं अगर जिस चार्ज को लेके आ रहा हूं, लेट कि वो कोई प्लस ई है और ये चार्ज भी प्लस ई है, तो कूलम लॉ के मुताबिक के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इस पर वो फोर्स लगेगी। अगर मैं इसे लेके आऊं किसी डिस्टेंस आर पे, तो मैं अगर इसे प्लस 2e ले लेता हूं और ये प्लस 4e है, या ये प्लस e है और इसे प्लस 2e ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट तो ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स तो मेजरमेंट में ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा फोर्स F जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू है जिसे आप लेके आ रहे हैं। फोर्स डिपेंड करती है उस चार्ज पे जिसे आप मूव करवाते हैं। फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज है, वो 10 है तो फिर भी 1/10 होगी, वो 100 है तो फिर भी 1/100 होगी, वो यूनिट वैल्यू के लिए है, ठीक है। लेकिन ये F उस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जिसे आप लेके आ रहे हैं, और ये F उस पॉइंट चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये पॉइंट चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रखता है तो ये ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है फोर्स, सही। तो इसे अगर आप कंबाइन करके लिखें तो आप इसे यूं लिख सकते हैं क्यू इनटू ई, सही है। और अगर मैं इस के को यूनिट सिस्टम में लेके आऊं और के की वैल्यू ऐसा यूनिट सिस्टम में 1 ले लूं, तो फिर F इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, या इससे ई को आप लिख सकते हो F डिवाइडेड बाय क्यू। फर्क ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती जिसे आप लेके आ रहे हैं, वो मेजरमेंट उस पॉइंट चार्ज की होती है जिसकी फील्ड में आप उसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। और F के लिए जिसे आप लेके आ रहे हैं, F डिपेंड उस पर जो फोर्स एग्जर्ट करती है डिपेंड करती है कि कौन से चार्ज को आप फील्ड में लेके आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की कैलकुलेट करना चाहूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं कह दूं कि यही वाला स्फेरिकल रीजन हो जिसमें मैं एक पॉइंट चार्ज की फील्ड को स्फेरिकली शो कर देता हूं और ये कहता हूं कि आउट ऑफ ऑल मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लेके आऊंगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, मैंने उसे ओरिजिन सिस्टम के रेफरेंस पॉइंट पे रख दिया
और इससे मैं किसी पॉइंट पे मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी लेके आ जाता हूं और उसका जनरल डिस्टेंस रेफरेंस पोजीशन r के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस r को मैं xi यूनिट वेक्टर ले सकता हूं, इस r को मैं yj यूनिट वेक्टर ले सकता हूं, मैं इस r को zk यूनिट वेक्टर ले सकता हूं, मैं इसको प्लेन के लिए xi प्लस yj ले सकता हूं, xi प्लस zk ले सकता हूं या yi प्लस zk ले सकता हूं। और अगर मैं थ्री डायमेंशनल रीजन में आऊं तो मैं इसे xi प्लस yj प्लस zk यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले सकता हूं। तो जनरली इस r को मैं इस डिस्टेंस को मैं r ही ले लेता हूं रेफरेंस पोजीशन के केस में। तो अगर मैं कूलम लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू k q naught divided by r square in the vector form it is equal to k q naught over r square r unit vector। और अगर मैं इस f को इधर इस q naught को इधर लेके आऊं क्योंकि मुझे ये फोर्स पर यूनिट चार्ज चाहिए, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू k q divided by r square r unit vector। So what is this? This by unit of force per unit charge is electric field intensity of the point charge and it is equal to k q divided by r square r unit vector। Now this formula shows that electric field intensity depends on amount of charge, amount of charge q, ठीक है। This formula shows that it obey inverse curve law। ठीक है, this formula shows that it is medium dependent। Now हमने ये पढ़ा था फोर्स इन केस ऑफ मीडियम जो होती है 1/εr टाइम फोर्स इन केस ऑफ एयर हो जाएगी। सो अगर इन दो के दरमियान में एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला k q by r स्क्वायर की फॉर्म में होगा। और अगर मैं उसे कोई मीडियम के साथ देख लूं तो फिर मेरा फोर्स ही तो वही है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ मीडियम will be equal to 1/εr time the electric field in case of air, mean when epsilon r is greater than 1 then epsilon medium will be less than epsilon electric field in case of medium will be less than electric field in case of air, ठीक है, mean electric field reduced by the dielectric constant according by the factor epsilon r। Now अब अगली बार मैं ये कहूंगा कि ये किन पे डिपेंड करेगी, ये क्या पे डिपेंड करेगी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को पे करती है और ये मीडियम डिपेंडेंट है। यूनिट सिस्टम भी आ जाता है, यानी ये यूनिट सिस्टम इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट सिस्टम पे भी डिपेंड करेगी। और अगर आप देखें तो इस फार्मूले में क्यू नॉट नहीं है, और ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती जो क्या मैग्नीट्यूड रखते हैं जिसे आप मूव करके लेके आ रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। और ये इस बात को शो करता है कि हम ये कहते हैं टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी एग्जिस्टेंस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। नाउ इसकी यूनिट है इस फार्मूले के मुताबिक न्यूटन पर कूलम है। वॉट पर मीटर में भी लेंगे, इसके फर्दर यूनिट भी बनाई जा सकती है। यानी अगर ग्रेडियंट के फार्मूले से देखें तो इसके लिए डेल्टा V ओवर डेल्टा R की फॉर्म में ले तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है। वो आगे टॉपिक में हम डिस्कस भी करेंगे। और अगर हम लॉरेंट फोर्सेस की केस में जाएं या वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर हमने भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वहां पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं, और वो थी V इज इक्वल टू E बाय B थी, तो इट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू E बाय B, देन E विल बी इक्वल टू B इंटू V। इससे भी यूनिट निकाली जा सकती है।
टेस्ला ने या गॉस की फॉर्म में ने आ गया मीटर पर सेकंड, यानी इसकी यूनिट यूं भी बन सकती है टेस्ला और मीटर पर सेकंड, यानी ये डिराइव फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। बट ऐसा यूनिट सिस्टम में न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में आप इसे यूज लिख सकते हैं। जनरल यूनिट इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज दैट इज टू बी मूव्ड इनसाइड द फील्ड, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। थैंक यू। नाउ अब एक टॉपिक और कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। हमने ये कहा कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज की फील्ड में लाके रखते हैं, पॉइंट चार्ज फैराडे फील्ड थ्योरी के मुताबिक उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो कोई डायरेक्शन होगी जिसमें टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, यानी पॉइंट चार्ज की फील्ड में टेस्ट चार्ज पे एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगती है। उन्हीं डायरेक्शंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज हो और उसकी फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को ला के रखता हूं, तो वो उसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, वैसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है, वैसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है, वैसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जिनमें टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है पॉइंट चार्ज की फील्ड में, उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं जो टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाके रखता हूं वो उस फील्ड से किसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो जिस डायरेक्शन में एक टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज की फील्ड में मूव करता है, हम उसे भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज आर द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज मूव इन द फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। Now, electric lines of force having some characteristics, जिससे ये डिफरेंशिएट की जाती हैं, जो इनकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ही किस सेंस में आ जाती हैं। पहली ये है कि हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड खुद रियल है, लेकिन उसमें डायरेक्शंस जो हैं वो इमेजिनरी होती हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इमेजिनेशन। आपके पास कोई एक डेफिनेट पाथ नहीं बने हुए थे कि आपने टेस्ट चार्ज को रखना है तो इसी पाथ में जाएगा, नहीं, ये इमेजिनेशन है। जो ही आप रखते हैं तो टेस्ट चार्ज को आपने कन्वेंशनली पॉजिटिव कहा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आउट ऑफ द स्फेरिकली रीजन बाहर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो टूवर्ड्स आएगा। सही है। सो हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इमेजिनेशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपने कन्वेंशन अडॉप्ट की हुई है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स चार्ज है। तो जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड में टेस्ट चार्ज को आप रखते हैं तो वो उस टेस्ट चार्ज उस फील्ड से बाहर की तरफ आता है, तो हम कहते हैं फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर टेस्ट नेगेटिव पॉइंट चार्ज नहीं और टेस्ट चार्ज उस फील्ड में रखें तो वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक केस में वो डाइवर्ज हो रही है, जो पॉजिटिव चार्ज के केस में वो डाइवर्ज होकर जा रही है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में वो कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फाउंड परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस इन विच इंटर और ऑन विच इंसिडेंट। जिन सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंसिडेंट किया जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह इंसिडेंट करता हूं तो कभी वो इस तरह एंगल के साथ ही जाएगी, ऑलवेज फाउंड परपेंडिकुलर टू दैट सर्फेस। ठीक है, और अगर इसी सर्फेस से ये बाहर निकल कर आ रही है तो वो कभी इस तरह से निकल कर नहीं आएगी, हमेशा उस सर्फेसेस के परपेंडिकुलरली जो है उस सर्फेसेस को लीव करेंगे। तो ऑलवेज फाउंड परपेंडिकुलर टू सर्फेसेस ऑन व्हिच दे आर इंसिडेंट और फ्रॉम व्हिच दे आर कमिंग आउट। सही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे मैं देता हूं। इसके 3 रीजन है हमारे पास। 3 तरह से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या कभी इंटरसेक्शन क्यों नहीं देती हैं।
Whenever इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सिस्टम में आपको पैरेलल फॉर्म में मिलेंगी, वो इंडिकेट करती हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे क्लोजर आ जाएंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर किसी जगह पे फार्दर होंगी, दूर दूर हो जाएंगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह पे कर्व की फॉर्म में आएंगी, तो आपको पता है कर्व के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स टेंजेंट टू द कर्व होती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। तो फोर्स अगर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी तो वहां पे तो वेरिएबल फोर्स होगी। तो उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को जहां पे कर्व की फॉर्म में फील्ड लाइन आ जाए, उसे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कर्व इंडिकेट्स द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। There are some other characteristics. If we have a system of two oppositely charged finite plates, यहाँ पे पॉइंट है फाइनाइटेड प्लेट हम किनको कहते हैं? कौन सा प्लेट सिस्टम ऐसा होगा जिन्हें फाइनाइटेड कहा जाएगा? अगर मैं कहूं ना एक किसी प्लेट का कोई एरिया है, लेट के वो एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर उनके दरमियान में जो गैप है वो भी सेंटीमीटर ऑर्डर का है, तो इफ द साइज ऑफ द प्लेट एंड द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट इज कंपेरेबल, इज अकॉर्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ईच अदर, देन वी विल से दैट द प्लेट सिस्टम इज फाइनाइटेड। यानी अगर प्लेट का एरिया जिस यूनिट सिस्टम में दिया जा रहा है और जिस साइज का है, जिस ऑर्डर का है, उसी ऑर्डर की उनकी स्पेसिंग भी होगी, तो मैं कहूंगा ये फाइनाइटेड प्लेट सिस्टम है। ऐसे प्लेट सिस्टम के अंदर मिडिल रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एट द एजेस वो कर्व की फॉर्म में आएंगी, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्रिंजिंग फील्ड का नाम दिया जाता है। इन द सिस्टम ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड फाइनाइटेड प्लेट सिस्टम, finite plates, field lines are parallel in the middle region and in the form of curve at the edges. Such curve field lines are known as the fringing field. ऐसी field lines को fringing field का नाम दिया जाता है, ठीक है, और ये वेरिएबल होती हैं। Now अब अगर मैं ऐसा सिस्टम ले लूं, मैं ये कहूं कि साइज ऑफ द प्लेट जो है वो मच ग्रेटर देन द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट है, यानी मेरे पास प्लेट का साइज बहुत ज्यादा है और मैं प्लेट के दरमियान में गैप को बहुत ही कम रख देता हूं, ठीक है, तो मैं फिर ऐसे प्लेट सिस्टम को कहता हूं इनफाइनाइट प्लेट सिस्टम। अब इनफिनिट या इनफाइनाइट प्लेट सिस्टम किस लिए रहते हैं? उसके लिए एम भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों ऐसे कि जिनका अपना साइज, जिनका अपना एरिया, उनकी स्पेसिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा हो, तो मैं उन्हें इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट सिस्टम कहूंगा। यानी ऐसा कर देने से उसके मिडिल रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड तो होगी, लेकिन जब मैं उन्हें इनफाइनाइट कह रहा हूं तो मैं उनके एजेस को क्या कर रहा हूं? इग्नोर कर रहा हूं, मैं उनके एजेस वाली फील्ड को इग्नोर कर रहा हूं। यानी द एम ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट सिस्टम इज टू इग्नोर द फ्रिंजिंग फील्ड। सच सिस्टम ओनली प्रोवाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा सिस्टम हमें क्या देता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। In the system of oppositely charged infinite parallel plate system will give the field lines parallel in the middle region, providing a uniform field. We are ignoring the fringing field. वहां पे हम fringing field को ignore कर रहे होते हैं। Now, अब एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास oppositely charged चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हाई? क्यों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो वजह ये है कि उन पे मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस फील्ड लाइंस विद अ ग्रेटर पाथ लेंथ विल टेंड्स टू शॉर्टन देयर पाथ लेंथ, दैट्स व्हाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास दो चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा स्फीयर जिसपे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है।
यहां से फील्ड लाइन आएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर होगी, यहां से फील्ड लाइन आएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर होगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइन नेगेटिव में एंटर हो रही है। नाउ अब जो फील्ड लाइन आएंगी वो इधर इसमें एंटर होने के लिए वो इन्हें इंटरसेक्ट कर सकती है, तो उससे बचने के लिए ये क्या करती है, अपने पाथ लेंथ को जरा सा इंक्रीज करके आ जाती है। इसी तरह से यहां पे वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व जाती हैं। इसी तरह से यहां पे जब आएंगी तो इसे इंटरसेक्शन से बचने के लिए वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व जाती हैं। नाउ अगर मैं ये दो फील्ड लाइन रेफरेंस के तौर पे ले लूं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, तो ये वाली फील्ड लाइन जो बिल्कुल सेंटर पे ना, इसकी पाथ लेंथ सबसे कम है, और जो यहां पे मैंने 2 लिए लेट से ये मैंने लास्ट वन ली हुई है, और इसकी पाथ लेंथ सबसे ग्रेटर है, ये ग्रेटर पाथ लेंथ के साथ है। तो ये फील्ड लाइन अपनी पाथ लेंथ को उतना ही बनाना चाहती हैं जितना कि सबसे शॉर्ट पाथ लेंथ यहां पे फील्ड लाइन 1 का है। तो फील्ड लाइंस विल टेंड्स टू शॉर्टन देयर पाथ लेंथ्स, दैट्स व्हाई ऑपोजिट चार्जेस अफेक्ट ईच अदर। इसी तरह मेरे पास अगर दो सिमिलर चार्जेस हो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइन इससे भी कमिंग आउट तो इससे भी कमिंग आउट। नाउ फील्ड लाइंस जो इंटर होके पॉजिटिव से लीव आउट के आएंगी, पॉजिटिव से लीव होके आएंगी, तो इंटरसेक्शन से बचने के लिए वो अपने आप को कर्व की फॉर्म में ले लेती है। फील्ड लाइंस विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नाउ देयर विल बी ए पॉइंट from which no field lines are passing. If you place a test charge here, it will be in a state of equilibrium. Such point is called the neutral point. ठीक है? Now अब इस केस में जितनी भी फील्ड लाइंस है ना, इंटरसेक्शन से बचने के लिए अपने पाथ को एलोंगेट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगी ताकि इंटरसेक्शन से बचें। So in the case of similar charges, when the field lines are coming toward each other, field lines can never cross each other. Field lines will orient themselves in different direction. Field lines will tend to elongate their path lengths. That's why similar charges repel each other. These are the some characteristics of electric field lines.